राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास, सशस्त्र चुनौती देने वाले क्रांतिवीरों का, नायक नायिकाओं का इतिहास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो आखिरी प्रयास जिसने आखिर मजबूर कर दिया अंग्रेजों को बाहर जाने के लिए। चरखे से नहीं गए भाई, सत्याग्रह से नहीं गए वो। हाँ, वो अहिंसा का प्रचार करने से नहीं गए, वो सरकार से भीख मांगने वालों के टोले से डर करके नहीं गए। वो कहीं ना कहीं उस सरकार को सहयोग कर रहे थे, जान के भी और अनजाने में भी। कुछ लोग तो स्पॉन्सर्ड थे, नेहरू उन्हीं में से एक था भाई। उसका बाप भी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी। 50 काले कारनामे उनके आ चुके हैं कि उन्होंने भारत की आजादी का कैसे समझौता किया और कैसे सौदा किया। दो तरह का सौदा, एक तो पाकिस्तान बनाने के लिए ये उतावले थे, जल्दी में थे भारत मां के अंगों को काटने के लिए, और दूसरा सौदा ये नेहरू क्या कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरे वाह क्या बात है, सारी दुनिया के अंदर क्रांतिकारियों के लिए, देशभक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र, प्रेरणा का केंद्र, कमाल का शौर्य और वीरता का इतिहास स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाला वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के युवाओं का हृदय सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सौदा क्या हो रहा था ये नेहरू अंग्रेजों के साथ, अरे जिंदा और मुर्दा जब भी वो कभी मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। इतना बड़ा पाप भी करते हुए इनको कोई संकोच नहीं हो रहा था। इस 190 वर्ष में जिन क्रांतिवीरों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन वो अज्ञात हैं, वो इतिहास में कहीं नहीं है। उन्हीं को आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। सबको ला पाऊंगा ऐसा मैं भाई दावा नहीं कर सकता, फिर भी अपनी कोशिश है कि इस 190 वर्ष के कम से कम 600 क्रांतिवीर, 600 नायक और नायिकाएं जिन्होंने भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कटना स्वीकार कर लिया, ऐसे नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर और वीरांगनाओं को, भारत मां की सपूत और सपुत्रियों को आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए आज उसी बड़ी पंक्ति में, श्रृंखला में, जिसमें मैं 450 वीडियोस अब तक पहुंचा चुका हूं, 450, आज एक और जोड़ने जा रही है। और एक क्रांतिकारी जिसका मैंने कल एक एपिसोड शुरू किया था, आज उसका एपिसोड दूसरा दे रहा हूं, पार्ट दूसरा दे रहा हूं, और शायद इसके लिए तीसरा पार्ट भी मुझे आपको देना पड़ेगा, शायद नहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एपिसोड, एक आप तक पहुंचने के लिए वीडियो बहुत मैं लंबी नहीं कर सकता, कुछ सीमाएं हैं। तो आइए, कल जिनको हमने स्मरण किया था, श्री जयदेव कपूर। कल का याद होगा आपको कि कैसे असेंबली भवन में बम विस्फोट करना है, कैसे वो जयदेव कपूर उसके लिए बिल्कुल तत्पर थे, फ्रंट लाइन पर अपने आप को समर्पित कर रहे थे कि मैं जाऊंगा। लेकिन साथियों ने मिलकर तय किया कि भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त जाएंगे असेंबली भवन के अंदर बम विस्फोट करने। लेकिन इस कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की श्री जयदेव कपूर ने। प्रतिदिन अनुमति पत्रों का प्रबंध करके साथियों को असेंबली भवन की दर्शक दीर्घा में ले जाते रहे, और
हर बात निश्चित हो जाए, कि ये भी हर योजना का हर पार्ट ये निश्चित करने के लिए कि घटना वाले दिन साथी लोग किस स्थान पर बमों का विस्फोट करेंगे। एक दिन जयदेव कपूर चंद्रशेखर आजाद को भी असेंबली भवन की दर्शक दीर्घा में ले गए और उन्हें पूरा मौका मुआयना करके दिखा दिया। ये योजना है हमारी, कौन कब एंटर करेगा, कहां से एंटर करेगा, कौन क्या करेगा, पर्चे कौन फेंकेगा, भागना नहीं है तो क्या करना है, ये सारे चंद्रशेखर के साथ जयदेव कपूर डिस्कस कर रहे थे और उनको ले जा रहे थे, ले जाके दिखा रहे थे। अरे ये सब लोग वांटेड थे पुलिस के, किस वेश में जा रहे थे, क्या हो रहा था, जरा कल्पना करो। मैं कल्पना कर सकता हूं, मैं 19 महीने मीसा के वारंट में अंडरग्राउंड रहा हूं इमरजेंसी में, इसलिए कितने वेश बदलने पड़ते हैं और कैसे कैसे काम करने वालों को क्या क्या करना पड़ता है। कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर आपकी भावना है, आपकी साधना है, आप में दम है, तो भगवान रास्ते भी ऐसे लोगों को दिखा देता है। चलिए, और पूरा मौका मुआयना वहां करवा दिया, क्या करना है, कैसे करना है। जयदेव कपूर ने असेंबली भवन में अंदर जाने की अनुमति पत्रों की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर ली। उन्होंने स्वयं को दिल्ली कॉलेज का अर्थशास्त्र पढ़ने वाला छात्र घोषित किया, जिसका उद्देश्य था असेंबली भवन के पुस्तकालय का उपयोग करना। अब कुछ बहाना तो चाहिए था ना, मैं विद्यार्थी हूं और असेंबली भवन में मैं लाइब्रेरी यूज करने आया हूं। लेकिन चौकसी दफ्तर के आदमियों से भी ठीक ठाक परिचय कर लिया, जो वहां पर थे, गार्ड वगैरह। हाँ, सारा प्रबंध कर लिया गया और कई बार लाइब्रेरी और उस जगह पर जहां कांड करना था, बम विस्फोट करना था, कई बार आना जाना हो चुका था। एक एक इंच जगह की रेकी हो चुकी थी। जयदेव कपूर इस काम में लगे हुए थे। आखिर 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों ने असेंबली भवन में बम विस्फोट करने की अपनी योजना पूर्ण कर डाली। अपने दिल्ली प्रवास में जयदेव कपूर को एक और महत्वपूर्ण योजना में सम्मिलित होना पड़ा। वो क्या थी? वह योजना थी वायसराय लॉर्ड इरविन पर बम प्रहार करके उसे मारने की। वायसराय महोदय आईसीएस अफसरों द्वारा दिए जाने वाले एक भोज में सम्मिलित होने वाले थे। क्रांतिकारियों को इस तथ्य की सूचना मिल गई थी। इस अभियान के लिए शिव वर्मा, कल मैंने चर्चा की थी, शिव वर्मा और ये जयदेव कपूर हरदोई एक ही शहर के रहने वाले थे। तो शिव वर्मा, जयदेव कपूर और राजगुरु चुने गए 3 लोग। पहले तो उन्होंने वायसराय के आने जाने के मार्ग में खड़े होकर वायसराय और उसकी गाड़ी की अच्छी तरह पहचान कर ली। वायसराय की गाड़ी के आगे आगे पायलट के रूप में एक मोटरसाइकिल सवार चलता था और उसकी गाड़ी के, वायसराय की गाड़ी के पीछे पीछे एक सुरक्षा गार्ड की गाड़ी भी चलती थी। उन्होंने ये भी निरीक्षण कर लिया कि वायसराय की गाड़ी पर ताज का चिन्ह लगा रहता है। वायसराय की गाड़ी पर ताज का चिन्ह रहता है। तो मोर्चेबंदी इस प्रकार की गई। कैसे? कि पहले मोर्चे पर राजगुरु
राजगुरु रहेंगे जो संकेत करेंगे गाड़ी कब निकली। और दूसरे मोर्चे पर जयदेव कपूर को नियुक्त किया गया। किसके लिए? प्रहार करने के लिए, बम फेंकने के लिए वायसराय की गाड़ी पर। और तीसरे मोर्चे पर शिव वर्मा को इसलिए नियुक्त किया गया कि यदि किसी प्रकार साथी जगदेव चंद के प्रहार से वायसराय बचता है तो उस पर शिव वर्मा प्रहार करेंगे। हाँ, यह भी निश्चित हुआ कि यदि सभी साथी बच सके तो तीनों साथी बचकर निकलने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। और यदि ऐसा लगे कि अब हम बच नहीं सकते तो लड़ते लड़ते मारे जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएं, ऐसा एक संकल्प हो गया। लड़ते लड़ते मर जाएंगे। वायसराय भवन से वायसराय महोदय की गाड़ी निकली। जब वे राजगुरु के सामने से निकली तो देखा एक ड्राइवर बैठा है, 3 महिलाएं बैठी हैं। ठीक तरह से देख लिया था। पहले एक बार किसी और कांड में गलती हो चुकी थी कि वो जिसको मारना चाहते थे वो नहीं मरा, उसका अंगरक्षक मरा। उसका भी मैंने एपिसोड आपको दिया है, वीडियो भेजी है उसकी भी आपको मैंने। इस बार ये गलती नहीं करना चाहते थे। गाड़ी निकली, गाड़ी वही ताज वाली, और राजगुरु का संकेत जयदेव को नहीं मिला, प्रहार जयदेव को करना था। लेकिन राजगुरु ने देख लिया कि इसमें वायसराय तो है ही नहीं। अब ये छटपटा रहे थे और गुस्सा आ रहा था जयदेव कपूर को कि मुझे संकेत करेगा, बताएगा तभी मैं प्रहार कर सकूंगा। हाँ, राजगुरु ने जब ये देखा तो वो संकेत कैसे करते। जब वो निकल गया तो जब जयदेव कपूर ने देखा, उसने देखा कि हाँ, इसमें तो वायसराय नहीं है। अब हो सकता है कि सरकार को भी उस दिन के इनके कुछ कर गुजरने की सूचना मिल गई हो, ये भी तो हो सकता है, उसने भी चाल खेल ली हो। जयदेव बड़े गुस्से से भड़क करके कि भाई ये क्या किया तुमने। पहले तो उसको लगा कि गाड़ी को जाने दिया, इसने संकेत नहीं किया, पर जब इसने भी देख लिया कि उसमें वायसराय नहीं है तो ये योजना किसी तरीके से पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। अब योजना और एक निश्चित हुई कि दिल्ली स्थित बम फैक्ट्री वहां से हटाकर सहारनपुर में बनाई जाए। इसके लिए जयदेव कपूर, शिव वर्मा और डॉक्टर गया प्रसाद को भेजा गया। डॉक्टर गया प्रसाद के एपिसोड के अंदर मैंने ये विस्तार से इसका वर्णन किया है। आज इतना ही, देखिए जरा। हाँ, उन्होंने जैसे तैसे सहारनपुर के लिए सहारनपुर के एक लक्कड़खाना मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले लिया। दिल्ली की बम फैक्ट्री का सामान सहारनपुर ले जाया जाने लगा। सहारनपुर के अंदर अब सामान भी पहुंच गया, लेकिन धनाभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण डॉक्टर गया प्रसाद उस किराए के मकान को डिस्पेंसरी के रूप में बदल नहीं सका। हालात खराब थे। कंपाउंडर के रूप में जयदेव और ड्रेसर के रूप में वो पट्टी वट्टी करने वाला, उसके रूप में शिव वर्मा भी साथ थे, लेकिन वो डिस्पेंसरी का रूप था ही नहीं। अभी लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये डॉक्टर है, वो है, जबकि वो तीनों पैथी जानते थे। माहौल अभी उस प्रकार का नहीं बना था। तो ये क्या करते थे शिव वर्मा और जयदेव कपूर, हाँ, ये वहां
किसी पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें या अखबार पढ़ा करते थे। लोगों को इन पर शक होने लग पड़ा, जयदेव कपूर और शिव वर्मा पर। एक दिन एक खुफिया पुलिस वाले ने, जो खादी के कपड़े पहने था, उसने पूछ लिया, आप लोगों का कहीं क्रांतिकारियों से कोई संबंध तो नहीं? खुफिया पुलिस वाला और खादी के कपड़े पहने हुए थे, भेद लेने आया था। आजकल पुलिस वाले बड़े सक्रिय हैं, संभल के रहना। था पुलिस वाला, खुफिया पुलिस वाला था, पर वो कुछ निकलवाना चाहता था। डॉक्टर गया प्रसाद भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया, अरे संभल के वो रहे जो ऐसे लोग हैं, हम तो ऐसे हैं नहीं, हम संभल के क्या रहेंगे भाई। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि घर से पैसा आए और हम अपनी डिस्पेंसरी जमाएं। हमको तो भाई यही काम आता है, लेकिन कुछ रखने के लिए पैसा तो चाहिए ना, सामान रखना है तो। दवाइयाँ बनानी भी हैं मुझको, और दवाइयाँ मैंने बताया था इनके एपिसोड के अंदर, दवाई बनाने का एक बहाना था। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते भी थे जिसमें कुश्ता यूज होता था, उसकी स्मेल होती थी। और बॉम्ब के भी जो सामान रहता था उसका भी स्मेल होती थी, तो लोगों को लगता था कि यहाँ पर कुश्ता बन रहा है, आयुर्वेदिक दवाई बन रही है। तो उस कारण से अभी ये इंतजार कर रहे थे कि कुछ हमारे पास आए तो हम कुछ करें, घर से पैसा आ जाए तो हम अपनी डिस्पेंसरी जमाएं। भाई अभी तो हमारा बस इतना ही है, हम नहीं जानते किसी को भी, क्रांतिकारियों के साथ हमारा क्या संबंध हो सकता है भाई। पैसे का प्रबंध करने के लिए डॉक्टर गया प्रसाद को कानपुर जाना पड़ा और अपने दोनों साथियों से कह गए, मैं शीघ्र आऊंगा। उनके आने पर क्या हुआ, क्या देखा, आगे की यात्रा, आगे का सफर। जयदेव कपूर कल भी, जिनका मैंने आपके सामने रखा, जयदेव कपूर के साथ बाकी साथी भी आ रहे हैं। कुछ एक मैं एपिसोड पहले दे चुका हूं, कुछ इनमें से कुछ साथी ऐसे भी आ रहे हैं जिनको मुझे भी अभी और उनके बारे में पढ़ करके उनके अलग से एपिसोड भी दूंगा। लेकिन डॉक्टर गया प्रसाद कह के गए कि मैं शीघ्र आऊंगा, पैसे लेके आऊंगा। आगे क्या होता है इस बात पर विचार तो अब हम कल करेंगे, पार्ट 3 में। श्री जयदेव कपूर और अन्य साथी, देखिए ना जितने भी लोग हैं, सब एक ही तो काम कर रहे हैं, अपना अपना मोर्चा संभाला हुआ है और अपनी अपनी जगह के ऊपर पूरी तरह से जो काम मिलता है उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसे सब असंख्य अज्ञात, जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, उनको आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में आजादी पाने के लिए जिन्होंने असल में अपना सर्वस्व निछावर किया, उनका नाम कहीं नहीं मिला। 2 बातें बताई गई कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, अहिंसा और वगैरह वगैरह। ये मैं कई बार आपको लोगों के सामने इन तथ्यों को रख चुका हूं। आजादी कांग्रेस ने लेके दी। अरे इटावा का अंग्रेज कलेक्टर, इस पार्टी को बनाने वाला, और शुरू शुरू में वो कौन लोग लिए थे मैं कई बार बता चुका हूं। और 1910 में क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को जब काला पानी की 2 जन्म की सजा मिल रही थी, उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज था। ब्रिटिश सरकार का, भारत सरकार का सेक्रेटरी था। पहले 12 या 15 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज थे। उन्होंने कांग्रेस को अपने सुरक्षा कवच के रूप में बनाया था, या आजादी देने के लिए बनाया था। ये गद्दार लोग, ये दुष्ट लोग, ये घटिया लोग उस समय भी आजादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे।
और जो वास्तव में देश की आज़ादी के लिए मर मिट रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, उन सब को कहीं भी सामने नहीं आने दिया गया। मेरा ये प्रयास इन सबको आपके सामने लाने का, आपसे परिचय कराने का, इन सबको श्रद्धांजलि देने का, श्रद्धा सुमन भेंट करने का, ये बहुत लंबा चलेगा। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र तक 1500 2000 ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का मेरा प्रयास रहेगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।